हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे एल्कोहल्स। अभी हमने फर्स्ट यूनिट करी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड यूनिट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स क्या होते हैं आप पढ़ चुके हैं, आप बताएंगे आप में से हम एल्कोहल किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन एलिमेंट या तत्व से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि किसी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल या किसी हाइड्रोकार्बन अणु के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम किसी हाइड्रोक्सी समूह कौन सा होता है? OH समूह। हाइड्रोक्सी समूह से रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। एल्कोहल्स में हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब आप देखिए क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, वर्गीकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब आप नाम से ही समझ जाओगे, मोनोहाइड्रिक यानी कि वन हाइड्रोक्सी समूह। तो इन अणुओं में एक हाइड्रोक्सी समूह होता है। एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण देखिए अब CH3OH। अब इसमें क्या है? ये है आपका मेथनॉल और इसमें एक हाइड्रोक्सी समूह है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे एथेनॉल, C2H5OH, एक हाइड्रोक्सी समूह है, ये हो गया आपका एथेनॉल। दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। इन एल्कोहल मॉलिक्यूल में एल्कोहल्स के इन अणुओं में दो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, CH2OH यानी एथिलीन ग्लाइकॉल। तीसरा आपका हो गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इन अणुओं में नाम के अनुसार ही लग रहा है ट्राइहाइड्रिक यानी कि तीन हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, CH2OH और CH2OH। और लास्ट हो गया आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इनके अणुओं में तीन से अधिक हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल। एल्कोहल्स में हाइड्रोक्सी समूह जो है आपका OH ग्रुप जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा है, अर्थात एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। अतः इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र जो है वो होगा CnH2n+1OH, या हम इसको लिख सकते हैं एल्किल ग्रुप को R से हम डिनोट करेंगे, व्यक्त करेंगे तो ROH। एल्कोहल्स में हाइड्रोक्सी समूह किस कार्बन से जुड़ा है उसकी नेचर या प्रकृति के आधार पर हम एल्कोहल्स का वर्गीकरण जो है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल के रूप में भी करते हैं। अब आप नेक्स्ट वाला आप देखिए, लेक्चर देखिए। पहला प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, अतः इसमें CH2OH समूह होता है। अब हम अगर एग्जाम्पल देखें इसका मेथेनॉल, तो आप देखेंगे CH2 समूह है और उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि OH समूह जो है वो प्राथमिक मैथिलीन समूह से जुड़ा है। ऐसे ही आप देखिए इथेनॉल में आपका CH2OH आपका हो गया, हाइड्रोक्सी समूह जो है वो प्राथमिक CH2 से जुड़ा है और मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो मीथेनॉल और इथेनॉल जो है ये प्राथमिक एल्कोहल हैं जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जो है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। सेकेंड हुआ हमारा सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह सेकेंडरी कार्बन एटम या द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः इसमें जो समूह है वो है CHOH। अब आप देखेंगे, हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल का, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल में CHOH हमारा समूह हो गया, तो OH जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो द्वितीय कार्बन CH से जुड़ा है और साथ में दो मैथिल समूह जुड़े हैं, तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तीसरा हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल या इसे हम कहेंगे तृतीयक अल्कोहल। इसमें हाइड्रोक्सी समूह
एक तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इसमें समूह जो हो गया वो हो गया COH। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, जिसमें COH जो है वो हमारा टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप है और 3 मैथिल समूह जुड़े हैं। अब इनका हम नॉमेनक्लेचर देखिए, ये तो इसका वर्गीकरण था। अब हम इसका नामांकन कैसे करेंगे। एल्कोहल्स का नामांकन 3 मुख्य पद्धतियों द्वारा किया जाता है। पहला है ट्राइबल सिस्टम, या हम इसे कहेंगे रूढ़ पद्धति, जो आरंभिक दिनों में की जाती थी। इस पद्धति के अनुसार एल्किल रेडिकल के आगे एल्कोहल लिखा जाता है, अर्थात एल्किल मूलक जो होता है उसके आगे हम एल्कोहल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इसमें एग्जाम्पल देखिए CH3OH। CH3OH में आपका एल्किल रेडिकल क्या है, आप बताएंगे इसमें एल्किल रेडिकल क्या है? CH3। और CH3 को हम कौन सा रेडिकल बोलते हैं? मैथिल मूलक या मैथिल रेडिकल। इसके साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया मैथिल एल्कोहल। ऐसे ही अगर ये C2H5 जुड़ा होता तो हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। तो मैथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल ये रूढ़ पद्धति के द्वारा नामांकन की एक पद्धति थी। दूसरा है हमारा डिराइव्ड सिस्टम, या इसको हम कार्बोनिल सिस्टम, कार्बोनिल पद्धति भी कहते हैं। इस सिस्टम के अनुसार एल्कोहल को मैथिल एल्कोहल का डेरिवेटिव मानते हैं। हम ये मानते हैं कि एल्कोहल्स जो हैं वो मैथिल एल्कोहल के व्युत्पन्न हैं तथा मैथिल एल्कोहल को कार्बोनिल कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको एथिल अल्कोहल का बताया था C2H5OH, तो उसको रूढ़ पद्धति में लेंगे तो हम एथिल मूलक के आगे एल्कोहल लगा के एथिल मूलक कह देंगे। लेकिन अगर हम उसको ड्राइव्ड पद्धति में, ड्राइव्ड पद्धति कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति, तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका हो गया आपका एथिल अल्कोहल हुआ, क्या हो गया CH3CH2OH। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि ये मैथिल अल्कोहल का जो है वो व्युत्पन्न है, तो मैथिल अल्कोहल को यहाँ पे कहा गया है कार्बिनॉल। ठीक है ना, तो CH3CH2OH आप देखिए चित्र में देखिए, तो CH2OH तो हो गया आपका कार्बिनॉल और ना CH3 मैथिल समूह जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल का कार्बोनिल पद्धति या डिराइव्ड पद्धति में हो जाएगा मैथिल कार्बिनॉल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति जो है वो है आपकी IUPAC पद्धति। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर की और सबसे आधुनिक पद्धति है जिसके द्वारा हम नामांकन करते हैं। इस पद्धति के अनुसार एल्कोहल्स का नामांकन करते समय निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। आपने IUPAC पद्धति के बारे में पढ़ा होगा, कोई छात्र मुझे बता सकता है इसके क्या नियम है? लंबी श्रृंखला छांटिए अल्फाबेटिकली, है ना, ये आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा एक बारी सारे बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इसका जो है IUPAC सिस्टम का, IUPAC पद्धति का, कार्बन एटम्स की सबसे लंबी चेन का चयन करते हैं। अब जो भी आपका यौगिक है हम उसमें कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला छांटते हैं। सेकेंड पॉइंट, नंबरिंग कार्बन एटम की इस प्रकार करते हैं कि OH समूह वाले कार्बन को निम्नतम नंबर मिले, अर्थात OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम मिनिमम नंबर या न्यूनतम नंबर देने की कोशिश करते हैं, संख्या देने की कोशिश करते हैं। तीसरा, नाम के शुरू में चेन से जुड़े एल्किल सब्स्टिट्यूएंट का नंबर व नाम लिखते हैं। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट यानी एल्किल प्रतिस्थापी की जो संख्या है उसे हम इंगित करेंगे, उसे हम मेंशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेन चेन मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्केन का नाम लिखा जाता है। और पांचवा पॉइंट है हमारा, एल्केन के नाम के सिरे पर ई के स्थान पर OH समूह की स्थिति का अंक बताकर ऑल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल को निम्न प्रकार लिखा जाता है। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल वही आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, 3 मैथिल समूह है और कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। अब आप पहला देखिए, पहले मैंने किस तरह से मैंने इसको लिखा है कि कार्बन से OH ग्रुप जोड़ दिया,
और इसके बाद 2 आपके तीनों मैथिल समूह लगा दिए। तो ये क्या अपन सबसे लंबी श्रृंखला छाटेंगे पहले, तो CH3 C और 3 चित्र में देखो बेटा। तो ये हमने लंबी श्रृंखला छाटी है। OH को कम से कम नंबर, यही चाहे हम यहाँ से शुरू करते हैं चाहे यहाँ से शुरू करें, दोनों तरफ से एक ही बात है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल, क्योंकि दूसरे कार्बन से एक मैथिल समूह जुड़ा है, 2 मैथिल प्रोपेनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हमने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया है और आपका मैथिल समूह जो है वो पहले कार्बन पे है और तीसरे पे आपका मैथिल समूह जो है, सॉरी, पहले कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, एल्कोहलिक समूह जुड़ा है और तीसरे पे मैथिल समूह। तो आप एक पॉइंट आपको ये बताना भूल गई मैं कि हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, है ना, क्रियात्मक समूह को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो 3 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरह से हम नामांकन करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स जो हैं उनकी मैंने सारणी दी है, एक नज़र देखिए। आप सारणी में ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा IUPAC नेम। तो CH3OH जिसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, CH3 के साथ हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ा है और नाम हो गया इसका मीथेनॉल। आपने देखा कि मीथेन था ये ग्रुप CH3, तो मीथेन का E हटा के हमने ऑल लगा दिया, तो ये हो गया मेथेनॉल। इसी प्रकार दूसरा हो गया C2H5OH, तो यानी इसको अपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे संरचना के रूप में CH3CH2OH। तो CH3CH2 जो है इथेन समूह है और इथेन का हमने E हटा के ऑल कर दिया, तो ये बन गया आपका एथेनॉल। अब C3H7OH, इसके 2 समावयवी हो सकते हैं। हम पहले में लगा दें 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, मतलब इसका हम प्राथमिक अल्कोहल भी ले सकते हैं और 2 प्रोपेनॉल द्वितीयक अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो ये अगर आपसे पूछे कि इनके कितने समावयवी होते हैं C3H7OH के, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 होते हैं, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। इसी प्रकार C4H9OH, अब इसके जो हैं 4 आपके समावयवी हैं। पहला 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा 2 ब्यूटेनॉल, तीसरा 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल और चौथा है 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल। तो ये 4 समावयवी जो हैं वो C4H9OH के होते हैं। अब हम लेंगे 5वां लेंगे। हमारे यहाँ हम कोई भी स्टडीज़ करते हैं तो कार्बन संख्या 5 तक हमारा हम गिनते हैं। C5H11OH, अब इसके हम देखेंगे 6, 7, 8 जो हैं, 7 या 8 जो हैं इसके समावयवी हैं। ध्यान से देखिए, पहला हो गया 1 पेंटेनॉल, दूसरा 2 पेंटेनॉल, तीसरा 3 मैथिल 1 ब्यूटेनॉल, फोर्थ वन इज 2 मैथिल 1 ब्यूटेनॉल, फिफ्थ जो है 2 मैथिल 2 ब्यूटेनॉल, सिक्स्थ जो है 2 डाई मैथिल प्रोपेनॉल। चित्र में आप देखिए आराम से, बहुत अच्छे से दिखाया मैंने। और C5H11OH के नीचे 2 मैंने दिए, 3 पेंटेनॉल और दूसरा 3 मैथिल 2 ब्यूटेनॉल। तो ये जो था मैंने अभी आपको पढ़ाया एल्कोहल्स के, उसका वर्गीकरण बताया मैंने, किस प्रकार एल्कोहल का हम वर्गीकरण करते हैं और किस प्रकार इसका समावयवी मिलते हैं, यानी आइसोमेरिज्म। अब इसी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, देखिए आप देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको कैसे बनाना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मैंने आपको बताया कि जो कौन से होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें एक OH समूह होता है। तो अब ये इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह आप जानते हैं C⋅O, तो वे अपचयन के द्वारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स देते हैं। उदाहरण के लिए कौन से कार्बोनिल यौगिक जो है बहुत प्रचलित है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
तथा एस्टर। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन द्वारा का अगर हम ये रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी एल्कोहल्स, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। अब हम एक एक का अपचयन देखेंगे। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन करने के लिए हम कई अपचायक प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे सोडियम प्लस एल्कोहल। हम सोडियम प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4। तो इनके तीनों की उपस्थिति में हम एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन कर सकते हैं और उसके द्वारा हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको भी हम वापस से डिटेल में पढ़ेंगे कि रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। यदि हम ब्यूटेनल क्या है आपका, CH3 CH2 CH2 CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह का हम पानी की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में यदि अपचयन करते हैं तो हमें CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब आपका जो एल्डिहाइडिक समूह है, CHO समूह जो है, वो आपका अल्कोहलिक समूह में अपचयित हो गया और हमें 1-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। दूसरा हम इसी का कीटोनिक समूह लेंगे 4 कार्बन का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या हो गया आपका, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का जल की उपस्थिति में जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन करते हैं तो आपका कार्बोनिल समूह जो है, C डबल बॉन्ड O समूह जो है, कीटोनिक समूह जिसे हम कहते हैं, वो एल्कोहलिक समूह में अपचयित हो जाता है और हमें मिलता है CH3 CH2 CHOH CH3 यानी 2-ब्यूटेनॉल। अब सेकेंड ये हमारा था सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। अब हम करेंगे सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन। तो रिडक्शन विद सोडियम एथेनॉल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं बूवो-ब्लांक रिडक्शन या बूवो-ब्लांक अपचयन अभिक्रिया। अब हम एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं CH3 CHO, उसको हम कराएंगे अपचयन सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में, तो ये हमें CH3 CH2OH 1 एथेनॉल देता है। इसी प्रकार अगर हम प्रोपेनॉल लेते हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको हम एसीटोन भी कहते हैं, तो प्रोपेनॉन का अपचयन कराएंगे सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, तो इसमें C डबल बॉन्ड O समूह जो है वो हाइड्रोक्सी समूह में अपचयित होकर आपको 2 प्रोपेनॉल देता है, CH3 CH3 CHOH। इसी प्रकार हम रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कराएंगे। यदि हम एग्जाम्पल देखिए आप चित्र में, अगर हम एल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ अपचयन करते हैं जल की उपस्थिति में, तो आपका CHO समूह जो है वो OH समूह में परिवर्तित हो जाता है और हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कीटोनिक समूह का भी हम यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जल के साथ अपचयन करते हैं तो हमको C डबल बॉन्ड O जो समूह है वो OH समूह में हो जाता है परिवर्तित और सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एक और प्रकार का रिडक्शन होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या इसे हम कहेंगे उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण। यदि हम एल्डिहाइड समूह, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे CH3 CHO का निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2OH मिलता है। इसी प्रकार अगर हम प्रोपेनॉन, पहले हमने एल्डिहाइडिक समूह लिया था, अब हम कीटोनिक समूह ले रहे हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा
2 प्रोपेनॉल CH3CH3CHOH। तो ये हमने अभी तक कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन अभिक्रिया देखी। अब हम दूसरा देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अपचयन अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल्स देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट प्रबल अपचायक की उपस्थिति में ये प्राथमिक अल्कोहल्स देते हैं। तो हमने लिया है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जल की उपस्थिति में भी क्रिया कराते हैं। ईथर भी हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, तो हमें नियोपेंटिल अल्कोहल या 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, अपचयन करेंगे, यानी कौन सी क्रिया हुई, मैंने अभी बताया था कि हम सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में जब किसी कार्बोनिल समूह का अपचयन करते हैं तो वह अभिक्रिया जो है वो बूवो ब्लांक अपचयन कहलाती है। तो इथेनोइक एसिड लेंगे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH। इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में, तो ये हमें एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है आपका एथेनोइक अम्ल, और जल का अणु जो है वो निष्कासित होता है। तीसरा इसमें होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी किसी धातु या कैटलिस्ट की उपस्थिति में, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जब हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं RCOOH, तो हमने एल्केनोइक एसिड लिया है और इसका हम करा रहे हैं कॉपर क्रोमाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, तो हमें प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH प्राप्त होता है। तो आपने देखा एल्डिहाइड कीटोन से कराया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराया, तो ये सभी अपचयन द्वारा जो है अल्कोहल बनाते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया एस्टर्स में भी कार्बोनिल समूह पाया जाता है, और अगर इसका रिडक्शन कराए तो COR बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और हमें अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। तो रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, एस्टर का अपचयन आसानी से होता है तथा इसमें C-OR बंध का क्लीवेज होता है या विदलन हो जाता है। तो सबसे पहले हम एस्टर का अपचयन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तो एस्टर का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर जल अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करते हैं, तो हमें प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH प्राप्त होते हैं तथा ROH एक अल्कोहल का और निष्कासन होता है, यानी कि हमें एस्टर के द्वारा 2 अल्कोहल्स का मिश्रण मिलता है। इसी प्रकार एथिल बेंजोएट का अगर हम अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में, तो बेंजल अल्कोहल और इथेनॉल प्राप्त होता है। हम सोडियम एथेनॉल यानी बूवो ब्लांक अपचयन जो है वो एस्टर के साथ भी कर सकते हैं। तो हमने एस्टर लिया है, आपका उदाहरण देखिए एथिल मेथेनोएट का सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं, तो हमें 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के प्राप्त होते हैं। अब लास्ट इसका हो गया आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। यदि हम एस्टर का कॉपर क्रोमाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें RCH2OH और ROH यानी 2 अल्कोहल के मोल या मिश्रण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम एथिल 2-मेथिल प्रोपियोनेट लेते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें 2 अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं, पहला आइसोब्यूटिल अल्कोहल और दूसरा इथेनॉल। तो अपचयन के प्रति जो है वो कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता निम्न प्रकार होती है। सबसे अधिक जो कार्बोनिल यौगिक है जो अपचयन में क्रियाशीलता रखते हैं वो है एल्डिहाइड,
फिर कीटोन, फिर एस्टर और एसिड। तो मैंने आपको बताया बेटा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं और किस प्रकार कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा हम अल्कोहल्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।